आपको हम सीधे लिए चलते हैं तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के, जहां पर डिजी धन मेले का आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लकी ड्रॉ के विजेता स्क्रीन पर हमें दिखाई दें, इसमें जो आईडीज आएंगे ट्रांजैक्शन के, देखिएगा आप। लॉगिन किया गया। ये सारे जो आईडीज हैं उनको वेरीफाई करके बैंक 3 दिन के भीतर नाम भी मिलेगा और इनाम भी उन तक पहुंच जाएंगे। देश अब सबल है, सजग है, सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के संजीवनी नेतृत्व में पिछले करीब 2.5 सालों ड्रॉ प्रोग्राम का यहां पर आयोजन किया है। इसमें डिजिटल पेमेंट करने वाले लकी ग्राहकों को सम्मानित किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूपीआई, रुपे कार्ड, यूएसएसडी और एप्स के जरिए खरीदारी की है। इसी कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1200 रुपए का एक शॉल खरीदा है। भारतीय जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के पुनः निर्माण का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अपने कैशलेस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ये लकी ड्रॉ निकाला है और इसमें न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि जो व्यापारी हैं उनके लिए भी एक अलग योजना है, जिसमें कि ग्राहकों को भी अलग से ड्रॉ में रकम मिलेगी, उन्हें भी गिफ्ट्स मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे और जो व्यापारी हैं उन्हें भी बड़ी रकम मिलेगी। इसमें एक मेगा ड्रॉ होना है और एक लकी ड्रॉ होना है। तो अब थोड़ी ही देर में यहां पर नाम की घोषणा कर दी जाएगी जो विजेता है। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, श्रीमान पीपी चौधरी जी, यहां उपस्थित मंत्रिपरिषद के अन्य साथी, सांसद महोदय, सरकार के सभी अधिकारी, भाइयों और बहनों, क्रिसमस के दिन भारत सरकार ने एक गिफ्ट की शुरुआत की थी और उसके तहत आने वाले 100 दिन तक प्रतिदिन 15 लोग लकी ड्रॉ के माध्यम से 1000 रुपया इनाम में मिलने की योजना। और ये उसके लाभार्थी वो लोग हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक ग्राहक के बतौर खरीदी करते हैं। 50 रुपये से ज्यादा और 3000 रुपये से कम, ताकि इनाम गरीबों को मिले। सौ दिन में लाखों परिवारों में इनाम जाने वाला है और ड्रॉ होने के 3 दिन के बाद बैंक के लोग उसमें से नाम कौन है वो निकाल देते हैं। जो पहले दिन ड्रॉ हुआ था उसमें जिनको इनाम लगा था उसमें से 4 लोगों को मुझे आज अपने हाथों से इनाम देने का अवसर मिला। आज 30 तारीख को लकी ग्राहक योजना के साथ साथ
डिजी धन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ। यह सप्ताह में एक दिन हो रहा है। आज पहला था और इसमें उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है कि जो अपनी दुकान में ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं, वो व्यवस्था दें। और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। जिन लोगों को इस लकी ड्रॉ में इनाम मिला है उनका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने झारखंड जैसे छोटे गांव में रहने वाले किसी छोटे नौजवान ने इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, महिलाओं ने उपयोग किया। और इसलिए देश में जो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं वो एक प्रकार से उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आज एक और काम हुआ, मेरी दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है और वो है एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता, ये उनकी सच्ची पहचान थी। और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपया उस पर थीसिस लिखी थी और मुद्रा नीति कैसी हो। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो थीसिस लिखी थी उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, आजाद भारत में हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक व्यवस्था कैसे चले, पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन की कल्पना हुई है, यह भी बाबा साहब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर के विचारों का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था। तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और इसलिए आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है। इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों। वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं, ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी आयु के हैं 14 से ऊपर, करीब करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया। कुछ छुटपुट कुछ रह गए होंगे, तो अब काम चल रहा है। दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 30 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई देगा। विश्व के किसी भी देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना ही आगे गया हुआ देश होगा, उनके लिए भी, और इसलिए फिर वे गूगल के पास जाएंगे, गूगल गुरु को पूछेंगे
ये भीम है क्या। तो शुरुआत में तो उनको महाभारत वाला भीम दिखाई देगा, और ज्यादा गहरे जाएंगे तो उनको पता चलेगा हिंदुस्तान की धरती पर कोई भीमराव अंबेडकर नाम के महापुरुष हो गए। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के जीवन का मंत्र यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के मसीहा थे। ये टेक्नोलॉजी, उसकी सबसे बड़ी ताकत गरीब से गरीब को एम्पावर करने की ताकत इसमें पड़ी हुई है। ये भ्रम है कि ये पढ़े लिखे अमीरों का खजाना है। जी नहीं, ये गरीबों का खजाना है। ये ताकत गरीब को देने वाला है, छोटे व्यापारी को देने वाला है, दूर सुदूर गांव में रहने वाले किसान को देने वाला है, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले आदिवासी को देने वाला है। और इसलिए इसका नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित आदिवासियों के लिए खपा दी थी। शुरू में कभी कभी लगता है आज भी दुनिया के कई समृद्ध देश हैं, पढ़े लिखे फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, उनको जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बटन दबा करके वोटिंग करते हैं और जब काउंटिंग होता है तो 2 घंटे में तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया के कई देशों को अचरज होता है कि अभी तो हम चुनाव होता है तो मतपत्र प्रिंट करते हैं, गांव-गांव मतदान करने के लोग आते हैं, थप्पा मारते हैं, फिर बक्से में डालते हैं, फिर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं। हमारे यहां तो हफ्ता लग जाता है। जिस देश को अनपढ़ कहा जाता है, जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते हैं, वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले हम लोग हैं और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक करते हैं। कभी कभी मैं हैरान हूं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है। ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है। तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक। कोई कल्पना कर सकता है हिंदुस्तान में एक जमाना था, आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी, तो शेयर मार्केट में व्यापारी इकट्ठे होकर के चिल्लाते थे, ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो अपना शेयर बाजार में दाम बोलते थे और उसको लिखने वाले फिर दूर से तय करते, हाँ ये वो बोली बोल रहा है, वो ये बोली बोल रहा है। ये एक जमाना ऐसा था। आपने देखा होगा पहले शेयर मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते तो बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना पड़ता था, घर में कोई ध्यान रखता था, देखो भाई शेयर लिए थे तो क्या हुआ, कोई दाम बढ़ा कम हुआ।
आज हिंदुस्तान किस प्रकार से बदल को स्वीकार कर चुका है। करोड़ों करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से, डीमैट अकाउंट से अपना पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चल रहा है। लेकिन इस देश के अंदर शायद हो सकता है, आज मैंने कहा तो कुछ लोग जाग जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे कि मोदी जो कह रहा था सच है कि गलत है। क्या सचमुच में शेयर बाजार के अंदर सब ऑनलाइन होता है क्या? क्योंकि अब तक किसी का ध्यान ही नहीं हो गया। ये हो चुका है, लेकिन ध्यान नहीं गया। लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है। और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। भाइयों बहनों, आज कोई धोबी सोच सकता है क्या कि वो बैंक से लोन ले सकता है? कोई छोटा सा हजाम की दुकान चलाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति, वो सोच सकता है कि मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? कोई अखबार की पस्ती इकट्ठी करने वाला या अखबार बेचने वाला सोच सकता है? वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि बैंक में मैं जाऊंगा पैसे मिल सकते हैं। सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हालत ऐसे बना के रखे। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है। आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। कैसे? मान लीजिए एक धोबी, आज उसके बाद लोग आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीनिंग, दिखना फलाना करा के जाता है, शाम को वो 500-1000 रुपये कमा लेता है, घर ले जाता है अपना गल्ला। लेकिन जिस दिन वो डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन बोलेगा कि रोज का 800-1000 रुपये आते हैं, 100-200 रुपया बचते हैं। फिर उसको बैंक से अगर लोन लेना होगा तो बैंक को कहेगा, देखो भाई मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट में इतना पैसों की लेन देन चलती है, अब मुझे जरूरत है 5000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। ये व्यवस्था ऐसी होगी कि आज उसको साहूकार के पास ऊंचे ब्याज से 5000 रुपया लेना पड़ता है, वो अपने मोबाइल फोन से वो दिन दूर नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर 5000 रुपया उसके खाते में मिल जाएंगे। ये ई बैंकिंग की व्यवस्था डेवलप होने वाली है। ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, ये होने वाला है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज भीम के रूप में देशवासियों को 2016 के साल के आखिर में जब मैं दे रहा हूं, तो एक प्रकार से 2017 का उत्तम से उत्तम नजराना मैं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए, पुराने अगर YouTube पर जाएंगे तो पुराने टीवी न्यूज के क्लिपिंग पड़े होंगे, वो देख लीजिए।
क्या आता है? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है, खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है। वही देश यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी। ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। लोग हिसाब लगा रहे हैं, मंडे को इतना आया था, ट्यूसडे को कितना आया। अगर भाइयों बहनों देश के गरीबों के लिए अगर जज्बा हो, उनके प्रति समर्पण हो, तो सब चीज अच्छी करने के लिए ईश्वर भी ताकत देता है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे, 2 चूहियां आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है, जो देश का गरीब का धन खा जाते थे, वो चूहियां पकड़ने का ही काम है, और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस समय मीडिया के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो चीज मीडिया के लोग ठान ले तो उसका एक असर पैदा होता है। जब लोग लाल लाइट वाली गाड़ियों में घूमने के शौकीन हुआ करते थे, तो मीडिया वाले पीछे पड़ गए, कैमरा ले गए, अच्छा ये लाल लाइट लगा के बैठा है। धीरे धीरे जिसको लाल लाइट का हक था ना, वो भी डरने लगा, यार छोड़ो। बहुत लोग थे, सरकार कहे, कानून कहे, सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाता था। मीडिया वाले पीछे पड़ गए। कोई कार में बैठा है बड़ा आदमी, तो तुरंत निकालते थे, हाँ इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखाते थे, तो उसकी मुंडी इतनी हो जाती थी। वो सीट बेल्ट का अवेयरनेस आया। कभी हेलमेट के लिए सरकार कहती है भाई जिंदगी बचाने के लिए यार हेलमेट लगाओ, ये करो, सुनते नहीं। लेकिन मीडिया के लोग, कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट जाता था तो पकड़ते थे टीवी पे और दिखाते थे, तो वो फिर कांपने लगते थे। लोग भी जाते थे, दिखा देखो ये जा रहा है। सरकार भी जागती थी, पुलिस भी जागती। ये सेवा कम नहीं है जी, ये सेवा बहुत बड़ी है। एक ऐसी जागरूकता आई, इवन स्वच्छता का अभियान। कोई मीडिया के लोग स्वच्छता रखनी चाहिए कहे, अलग बात है, लेकिन मैंने देखा वो सुबह शाम उनके कैमरा के लोग उन जगह पे घूमते थे, और कोई डालता था तुरंत पकड़ करते, फिर उसका इंटरव्यू करते थे।
तो फिर वो ऐसे भागता, नहीं नहीं मेरा इदारा नहीं, मैंने देखा नहीं था। वो कहते दिखता है कि नहीं दिखता है, तो भागता था। देखिए, मैं मानता हूं हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसे, तो मैं ढेर सारी चीजें गिना सकता हूं, क्योंकि मैं आशावादी सोच वाला इंसान, तो मुझे उसमें अच्छा दिखता है। कुछ लोगों को शिकायत करने का मन करता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं करता है, मुझे लगता है अच्छा करते हैं। और इसलिए आने वाले दिनों में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। पिछले 50 दिनों देखा होगा आपने, मैं भाषण करता था कि डिजिटल करना चाहिए, मोबाइल करना चाहिए, तो मुझे दिखाते थे और बगल में कोई पैडल रिक्शा वाले को पूछते थे कि तेरे पास मोबाइल है? वो कहता था नहीं। तुम कैशलेस जानते हो? बोले नहीं। फिर वो मुझे, है मोदी और उसके कारण सरकार को भी सोचना पड़ा, हाँ भाई फीचर फोन में भी किया जाना चाहिए, अंगूठे में भी बैंकिंग आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो बोलो मीडिया को मैं थैंक यू कहूं कि ना कहूं? इसलिए मैं उनको थैंक यू कहता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग चेत करके रहिए, अब मीडिया वाले 1 तारीख के बाद आपके हाथ में मोबाइल देखेंगे, कैमरा खड़ा करके पूछेंगे तेरे पास मोबाइल है? है। बीम है? कैश लेके क्यों घूम रहा है? पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो? आप देखना 2017 में मीडिया के लोग आपको पूछने वाले हैं, सब हिंदुस्तान वालों को पूछने वाले कि 2 मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, फिर भी तुम कैशलेस नहीं हो रहे हो। इसी से रिवॉल्यूशन आता है जी, क्रांति इसी से होती है। और मुझे विश्वास है कि देश विश्व के आधुनिक देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी, ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मैं ये साफ मत कहूं, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। इस सपने के साथ, इस विश्वास के साथ क्यों न हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे, न ही शायद उतना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा, इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा, तब एक बात उजागर होने वाली है। हमारा देश, कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। भाइयों बहनों, आप अपने कार्यकाल में भी देखा होगा, जो छोटी आयु के हैं उन्होंने भी देखा होगा, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी
हमला होता है, कोई बाहरी जुल्म होता है, कोई बाहर से कुछ कह देता है, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है, लेकिन पहली बार इस देश ने इस बात को अनुभव किया है, और जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, यह देश अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए एक हुआ दोस्तों, अपने आप से लड़ने के लिए एक हुआ, अपने आप से लड़ने के लिए आगे आया, अपनी बुराइयों को परास्त करने के लिए 125 करोड़ देशवासी इतना कष्ट झेलने के लिए आए, तकलीफ के बाद भी हंसते हुए कहें, भाइयों बहनों, यही तो इस देश की ताकत है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद होकर के आगे आते हैं, समय मिलते ही निकल पड़ते हैं और करके रहते हैं। ये 8 तारीख के बाद देश ने इस ताकत का दर्शन कराया है, जो देश की अनमोल ताकत है। अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना यह सामान्य बात नहीं है। 125 करोड़ देशवासी, और यह भी सही है कि ये बुराइयां कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की होगी, कुछ लोग मजबूरन उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन इच्छा अनिच्छा से भी ये दीमक की तरह फैल गई है। और इसलिए दीमक की तरह फैली हुई बेईमानी की बीमारी समाज में भी कभी तो ऐसा लगता था कि लोग शायद इससे जीने की आदत बना लेंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद मैंने देखा कि लोग मौके की तलाश में थे। ऐसी जिंदगी उनको नहीं चाहिए, उनको ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, उनको ईमानदारी का रास्ता चाहिए, और ये देशवासियों ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये जो सारी मेहनत हो रही है, और ये काम छोटा नहीं जी, दुनिया को अचरज हो रहा है कि 86% करेंसी एकदम से व्यवहार से निकल जाए। दुनिया आज इस पर सोच नहीं सकती देश कैसा है, कैसे लोग हैं, और देखो जी रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है। ये देश की कोई सामान्य ताकत नहीं है, और ये ताकत देशवासियों ने दिखाई है, और यही ताकत है जो आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली है। भाइयों बहनों, और मेरा मत है, इस देश के धन पर, इस देश की संपदा पर, इस देश के गरीब का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई नारों से नहीं होती है। आप देखिए, मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की थी, कहा था कि आप अगर आर्थिक रूप से अगर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। यह देश जो कभी 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर 2014 के चुनाव का एजेंडा लेके चल रहा था, एक पार्टी इस बात के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। जिस देश में पूरा चुनाव सिलेंडर की संख्या पर लड़ा गया हो, इस देश के अंदर एक सरकार आकर के लोगों को यह कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। हम आपको 12 सिलेंडर दे दो, वोट दे दो, ये दूसरा ऐसा आया वो कहता है सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। और मैं आज सर झुका करके मेरे देशवासियों के सामने नमन करते हुए कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी।
और मैंने वादा किया था कि आप जो सब्सिडी छोड़ रहे हैं मैं उस गरीब मां को दूंगा जिस गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से धुएं के आग में अपने बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है। उस गरीब मां को एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। उस मां के स्वास्थ्य का क्या होता होगा? आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, मैं ये सिलेंडर उस गरीब मां को देना चाहता हूं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और आज मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। अब तक 1.5 करोड़ गरीब माताओं को गैस सिलेंडर हम दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आ रहा है अब जान ही रहा है, ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। और जब मैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा हूं और भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाना तय किया है, तब ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए समर्पित है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। मैं फिर एक बार उस इनाम को प्राप्त करने वालों को बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 2017 के 1 जनवरी को आप कम से कम 1 जनवरी से शुरू करिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखें तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।